सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज दीनदयाल फाउंडेशन के मंच पर आपका स्वागत और सभी का आभार। तो आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी दो वायुओं की चर्चा हो चुकी है। वात के क्रम में हम चल रहे थे। वात के 5 प्रकार हैं। उनमें से प्राण और अपान वायु की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम समान वायु की चर्चा करने वाले हैं। प्राण और उदान की कर हाँ, चुके हैं। प्राण और उदान की हम चर्चा कर चुके हैं और समान वायु की आज चर्चा करते हैं। समान का मतलब सब कुछ समान, एक जैसा समान, नाम ही समान है ना। तो समान की जब चर्चा करते हैं तो हर जगह समान का आशय एकदम स्पष्ट है। समान, पहले तो ये देख लेते हैं कि समान वायु बनती किन से, क्योंकि दो हमारे सृष्टि के अंदर 5 तत्व हैं और 5 तत्व में से कोई 2 तत्वों से मिल करके कोई चीज बनती है, किसी चीज का निर्माण होता है। तो हमने प्राण और उदान के बारे में भी जाना, तो आज समान के बारे में जानते हैं कि समान बनता कैसे। तो समान, कुछ विद्वानों का मत है कि ये अग्नि तत्व और वायु तत्व के ही मेल से बनता है, पर ऐसा नहीं है। ये थोड़ा गलत हो जाएगा। वो उसके लिए, उदान के लिए ठीक है, क्योंकि अग्नि तत्व में यानी वात के साथ जब भी अग्नि का प्रवेश होगा, मिलेगा, तो क्या होगा, वायु हल्की हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी, तो सब चीजें ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगी। राइट। तो ये विज्ञान के आधार पे भी शाश्वत सत्य नहीं है, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर भी शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा उसको अपन विराम देते हैं। ऐसी जो वार्ताएं चलती हैं, कई बार कई जगह लिखी भी हैं हमारे ग्रंथों में भी। कुछ टीकाकारों ने जो अनुवाद किया है तो उनमें ये सब देखने को मिलता है। तो हम सीधा महर्षि चरक और उनकी बात करना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इन टीकाओं से तो ज्यादा अच्छी है। समान वायु का, दोनों वायु, दो प्रकार की वायु से मेल से, वायु प्लस वायु, इन दोनों से मिलने के कारण ही वात का निर्माण होता है, समान वात का। तो समान का मतलब सब चीज समान होनी चाहिए। भूख भी आपका समान होना चाहिए। बैलेंस हर चीज में, हर चीज का बैलेंस, भूख का, प्यास का, पानी का, पीने का क्रम, उठने बैठने का, नहाने धोने, सोने, जीवन की पूरी क्रियाओं का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी नहाने बैठा तो नहाता ही रहता है ना। तो एक एग्जाम्पल था, ऐसा नहीं है। भूख, जिसको भूख कम लग रही है, किसी को ज्यादा लग रही है, किसी को लगती है तो लगती जा रही है, वो खाना ही खाता जा रहा है। तो ये असमान जो वातावरण बन रहा है जीवन में, वो उसके लिए दुखदाई है और वही रोग का कारण है। तो जब समानता समाप्त हो जाएगी तो रोग आना स्वतः सुनिश्चित है। इसके लिए अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, बहुत बड़ा मुश्किल है। पहले ही बात को भगवान ही समझ लेना उचित है, क्योंकि ये भगवान है ना। भगवान शब्द का, हालांकि बाकी और भी पांचों तत्वों का मेल भगवान भूमि गगन वायु ऐसे करके करते हैं चित्रण, लेकिन वात जो है प्रधान है, क्योंकि सृष्टि में वायु के बिना कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता, एक जगह से दूसरी जगह पर जरा सा भी कुछ भी नहीं हिलता। तो वायु ही प्रधान है। कफ और पित्त को लेके जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये क्रम भी वात ही करता है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का जो भी कार्य है वो सब के सब किससे हो रहा है, वात से हो रहा है, वायु से हो रहा है। आज जो हम कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी हो गई। जनरली सुनते हैं विटामिन B12 की कमी हो गई, आधुनिक विज्ञान के लोग बोलते हैं ये कम हो गया, वो कम हो गया, वो कम हो गया।
ये जो असमानता आ रही है ये भी समान वायु के अधीनस्थ मानी जाएगी। इसका मतलब आपकी क्या खराब है? वायु, समान वायु। तो अनियंता, अचिंत्य, ऐसे शब्दों का व्याख्या मिलती है इसमें। और अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, ये तीनों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मतलब ये तीन कार्यकर्ता कौन है इस सृष्टि के अंदर? कोई ईश्वर ही करता है ना? तो क्या कह सकते हैं अब हम इसको? ईश्वर भगवान कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका उससे तुलना की गई है कि सृष्टि में उत्पत्ति का कारण ही वात है, वायु है। स्थिति, यानी वो उस स्थिति में सम रखने की स्थिति में जो कुछ भी चल रहा है। और विनाश, विनाश भी वायु से ही होता है। बिना वायु के कोई विनाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद में कफ की अवस्था मान ली जाती है उसको, द्वितीय अवस्था उसकी पित्त की मान ली जाती है, तृतीय वात की अवस्था मानी जाती है, वृद्धावस्था जिसको बोलते हैं। तो वात उसका क्या कर रहा है? अंत कर रहा है। पैरों में दर्द, बीमारियां, ये वो सब कुछ, है ना? तो जैसे ही वात बिगड़ा और सब कुछ बिगड़ा। यानी वात नाराज तो सब नाराज, यानी भगवान नाराज तो सब नाराज, ऐसा मान सकते हैं ना? तो यहाँ पर वही स्थिति है। इसलिए इसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि उत्पत्ति, स्थिति और विनाश कर्म, ये सब के लिए वात जिम्मेदार है। इसलिए इसे ईश्वर का स्वरूप या भगवान आप कह सकते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा जो है ना, उसमें भी सम शब्द का प्रयोग किया गया है। आयुर्वेद की परिभाषा क्या? सम अग्नि दोष, मतलब सम दोष, समाग्नि, यानी सम दोष, वात पित्त कफ तीनों समान होने चाहिए। सम अग्नि, अग्नि कितनी है हमारे पास? 13 अग्नि है। तो अग्नियां भी समान होनी चाहिए। 13 अग्नि कैसे कैसे हैं? 13 अग्नि की यदि चर्चा करते हैं तो हमारे पास में 13 अग्नि कौन कौन सी हो गई? 13 अग्नियों की हम चर्चा करें तो 13 अग्नि कैसे हो गई हमारे पास? तो पहली अग्नि क्या हुई हमारी? जो जठर में भूख लगती है हमारी, जठराग्नि आयुर्वेद के अनुसार। दूसरी भूताग्नि, भूताग्नि यानी महाभूत अग्नि, महाभूत यानी पृथ्वी तत्व, जो तत्व है ना, ये 5 तत्व हैं, तो ये 5 तत्वों की अपनी एक अग्नि। 7 धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुओं की अग्नि। तो 7 और 5 12, और एक जठर की अग्नि 13। तो इस तरह से 13 अग्नि हुई ना। तो 13 अग्नियां हमारे शरीर में। तो इसलिए कहा गया है कि सम दोष, यानी वात पित्त कफ सम होना चाहिए। इसका इम्बेलेंस आपको बीमार करता ही है, हम सब जानते हैं। सम अग्नि यानी आ रही 13 के 13 अग्नियों में 19-20 हो गया, कहीं भी कुछ कम ज्यादा हो गया, इनका बैलेंस बिगड़ गया, ये समान नहीं है, तो फिर क्या होगा? बीमारियां आएंगी। सम धातु, सम धातु, धातु जो हमारे शरीर को धारण करती है, 7 धातुएं हैं हमारी, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातु। तो ये 7 धातुआं क्या है? ये सम होने चाहिए, कोई कम या ज्यादा नहीं हो जाए। रस बढ़ गया तो, रक्त बढ़ गया तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। मांस बढ़ गया तो मोटापा बढ़ जाएगा आपको, है ना? अस्थि बढ़ गई तो रश्मि जी कह रही है मेरी हड्डी बढ़ गई, है ना? समस्या हो रही है ना। तो ये सारी जो समस्या है, इसकी जड़ में विषमता है, समता नहीं है। समता है तो ये सब समस्याओं का अंत है। इसलिए कहा गया है सम, समदोष समाग्नि, यानी सम दोष होने चाहिए। तीनों वात पित्त कफ दोष हैं। समाग्नि, सम अग्नि, तीनों 13 के 13 अग्नियां हमारी समान होनी चाहिए। सम धातु, 7 धातुएं हमारी,
रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये भी सम होनी चाहिए, कोई घटा बढ़ा नहीं होना चाहिए। मल क्रिया, मल क्रिया, मल की जो क्रिया है वो भी सम होनी चाहिए। मल क्या क्या है हमारे शरीर में? स्वेट, पसीना, मूत्र, पेशाब, और मल जो अपन जाते हैं सुबह। तो ये जो तीनों क्या होने चाहिए? सम होने चाहिए। ये भी सम होने चाहिए। अब किसी को पेशाब लग रहा है, सब कुछ टेस्ट करा लिया, डायबिटीज भी सब कुछ ओके है, अब वो बार बार पेशाब जा रहा है, 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 मतलब क्या? यानी कुछ गड़बड़ हुआ, मल के अंदर विषमता आ गई, है ना। स्वेट, कुछ लोगों को देखा होगा, पसीना, पसीने को पोंछते रहते हैं, पूरा टॉवेल भीग जाता है, वो साथ में रखते हैं, इतना कि किसी के माथे पे पसीना आ रहा था, माथे पे ही आता जा रहा, आता जा रहा, बाकी शरीर पे नहीं आ रहा, केवल माथे पे पसीना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, ऐसे वो लोग होते हैं जिनके मोटापा शरीर में ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को माथे पे ज्यादा पसीना है ना। बाकी शरीर में उसके सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों के क्या है कि माथे पे, चेहरे पे पसीना ही नहीं है, पैरों में पसीना पसीना पसीना। तो ये जो क्रिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं खराबी हो गई है, कुछ न कुछ खराबी ऐसी हुई है जिसके कारण ये सम नहीं रह पाया। तो मल जो है हमारे तीन है, वो तीनों में समानता, समभाव रहना चाहिए, सम स्थिति रहनी चाहिए, तब वो ये आयुर्वेद की परिभाषा में आते हैं, है ना। इसके बाद में जो क्रिया का चर्चा की, ये तीनों जो क्रियाएं ठीक से चलती रहे, प्रसन्न, आत्मेंद्रिय, फिर चर्चा किए आत्मेंद्रिय जो हमारी छठी इंद्रिय है, पांच इंद्रियों के अलावा भी, पांच इंद्रियां सुख से हैं वो तो है ही, लेकिन आत्मेंद्रिय की भी चर्चा की है, छठी इंद्रिय भी सुख पूर्वक हो, यानी सब आपकी आत्मा, यानी आज के लोग तो, विज्ञान के लोग तो मानते नहीं आत्मा, आत्मा क्या, कुछ बेकार की चीज है उनकी। मन बुद्धि को भी नहीं मान रहे, बुद्धि को मानते हैं, मन को नहीं मानते। मन क्या है? तो हाँ, मनोरोग की चर्चा जरूर करते हैं वो लोग, लेकिन मन की चर्चा नहीं कर रहे, उनकी कनेक्टिविटी के बीच में आपसी संबंधों के तारतम्य के विषय को नकार देते कई बार, है ना। सर ये ये जो आप बता रहे हैं आत्मेंद्रिय, सिक्स्थ इंद्रिय, ये पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन डेवलप्ड है, मुझे बहुत सारी चीजों में इंट्यूशन हो जाती है। हाँ, अभी थोड़ा ये पूरा कर लें, फिर अपन बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है सर, ओके। नहीं तो ये रह जाएगा, फिर अपन उस विषय को भटक जाएंगे, दूसरे विषय में जी चले जी। जाएंगे। राइट, होना चाहिए, अच्छी बात है। तो प्रसन्न, आत्मेंद्रिय, फिर मन की चर्चा की है। तो मन, मन स्वस्थ, आपका मन भी हमेशा स्वस्थ हो, और क्या है, इत्याभिधीयते, यानी ये सब के सब ये महर्षि सुश्रुत ने कहा है। महर्षि सुश्रुत ने कहा है, ये जो परिभाषा आयुर्वेद की बताई है, महर्षि सुश्रुत ने बताई। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन सबसे एकदम शॉर्ट में और अच्छे से व्यक्त करती हो, जो क्लियर, बिल्कुल क्लियरली, वो ये वाली, और यही ज्यादा प्रयोग की जाती है आयुर्वेद की परिभाषा के रूप में। ठीक है, तो ये, इसके बाद में भगवत गीता का 14वां अध्याय जो है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, यदि निकला ये तो वहां पर भी इस बात की चर्चा की है, सम दुख सुख, यानी दुख और सुख भी सम होना चाहिए, वहां पर भी समानता की चर्चा की है। और सम लोष्टास्क कांचन, इस तरह से पूरा 14वां अध्याय के अंदर चर्चा मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि दुख और सुख भी आपका समान होना चाहिए, यानी इस जीवन के अंदर, इस सृष्टि में हर चीजें सम होनी चाहिए, कहने का आशय यहाँ पर ये है। तो महर्षि सुश्रुति नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, गीता भी कह रही है, और भी जगह आपको ऐसे ही सम वाले श्लोक मिलेंगे, यानी इस सृष्टि में सम रहना ज्यादा अच्छा है। योग की भी परिभाषा है, ले लो, तो योग की परिभाषा भी यही कह रहे हैं,
समत्वम योग उच्यते। तो यहां पर भी सम रहने की बात कही है। हर जगह हर समानता की चर्चा हो रही है, हर जगह ऐसी कोई शायद जगह बची हो जहां असमानता की चर्चा हो रही है। और बढ़ जाते हैं आगे। अष्टांग मार्ग महात्मा बुद्ध ने कहा, वो भी कह रहे हैं सम्यक दृष्टि है ना, आपकी सम्यक दृष्टि यानी सबको समान दृष्टि से भाव से देखो। सम्यक संकल्प, ऐसे करके अष्टांग मार्ग उन्होंने बताए हैं। क्या क्या बताए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना, ज्यादा भी नहीं बोलना, जितना जरूरत हो उतना बोलो, है ना। और ऐसी वाणी भी मत बोलो जिससे किसी को बुरा लग जाए। बैलेंस रहना चाहिए उसमें, समता का भाव होना चाहिए। आप ये नहीं कहे कि साहब उससे तो आपने अच्छी तरह बात की, हमसे अच्छी तरह बात नहीं की। समता का भाव, यहां पर भी समता का भाव की चर्चा कर रहे हो। सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, जीविका भी की चर्चा कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक आदमी तो आज के युग के तरह नहीं कि एक आदमी कमाया जा रहा है खरबों अरबों खरबों, उसको पता ही नहीं है कितना है मेरे पास। एक आदमी खाने के लिए बैठा है कि मुझे भोजन कब मिलेगा, ये नहीं। ये सस्ती को खराबी की ओर, विकृति की ओर ले जाता है ना। सम्यक व्यायाम, व्यायाम की भी चर्चा कर रहे हो। सम्यक व्यायाम यानी समानता का स्वरूप दिखना चाहिए व्यायाम में भी। ऐसा नहीं कि हमारे अभी महर्षि वाग्भट्ट तो कह रहे हैं कि हमारे शक्ति जितनी है उसका अर्ध शक्ति व्यायाम होना चाहिए, जितना हम हमारे में क्षमता है। ऐसे नहीं कि आज ही खूब धां धूम कर दी लेकिन आज दूसरे दिन से पता पड़े कि हाथी पैर नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा सम्यक रहना चाहिए, समानता रहनी चाहिए कि व्यायाम भी हमारा सम रहे, बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए योग प्राणायाम की जरूर चर्चा मिलती है। व्यायाम की कहीं जो आजकल जिम वाली बातें हैं वो कहीं हमारे शास्त्रों में चर्चा नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं हर चीज में सम्यक करना है। सम्यक स्मृति की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक समाधि, ये सब हो जाएंगे जब तो सम्यक समाधि मिलेगी। ये एकदम क्रम से सम्यक दृष्टि, जब आप सम्यक दृष्टि रखोगे तो संकल्प भी ठीक से कर पाओगे। जब सम्यक दृष्टि रहेगी, आपके भाव मन के सबके दूसरों के प्रति सम रहेंगे, तभी तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य की कामना में, ये महात्मा बुद्ध ने कहा। इसीलिए आज के लोग भी कहते हैं कि भाई आदमी मन से पहले बीमार होता है, तन से बाद में बीमार होता है। जहां सोचता है अच्छा उसके पास ये है, ईर्ष्या द्वेष चालू हो जाता है, वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती। तो इसलिए दृष्टि सम रखो, संकल्प लो, फिर वाक, बातचीत, व्यवहार, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, आजीविका अच्छी स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 नंबर से पैसा कमाया। आज की भाषा में व्यायाम, स्मृति, और फिर आखिर में समाधि की चर्चा करते हैं। समाधि भी लेनी है तो सम लेनी है। ऐसे नहीं कि बैठ गए तो बैठ ही गए, ये नहीं। भगवान महावीर भी इसी पर चर्चा करते हैं और वहां पर वो सम्यक श्रद्धा और ज्ञान और आचरण की चर्चा करते हैं। त्रिशक्ति, त्रिरत्न की चर्चा करते हैं महावीर। सम्यक श्रद्धा रखो, सम्यक ज्ञान रखो, सम्यक आचरण। तो इतनी सारी चीजें ये क्या हैं? ये सब एक ही दृष्टि पर आशा केंद्रित है कि जब सब चीजें सम होनी चाहिए तब आपकी बीमारियां कंट्रोल होंगी, चाहे सृष्टि की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे अंदर की हो। राइट, बाहर की भी और अंदर की भी। जब बाहर आपने खराबी रखनी शुरू कर दी तो अंदर भी अपने आप आएगी वो, क्योंकि जाएगी कहाँ? तो गलतियां हमने की हैं, हमने भुगतना है। दोष धातु मल की मैंने चर्चा कर दिया, ये भी कंप्लीट के कंप्लीट कंट्रोल में रखती है। समद, समवात, समानवात, समान वायु जो है, इन पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। इन सब से, पेट से लेके मोक्ष तक की यात्रा पर कंट्रोल केवल और केवल समान वायु। क्योंकि हर चीज में समता की बात करती है।
विषमता की कोई बात ही नहीं। महर्षि वाग्भट्ट ने भी यहाँ कहा है, समानो अग्नि समीपस्थ, यानी अग्नि के समीप जो समानता का भाव होना चाहिए। सातों प्रकार की अग्नि, अन्न की भी अन्नम ग्रहति पचति, यानी आपका पाचन भी ठीक से चलता रहे, आपका ग्रहण करने का भी काम उतना ही हो, कोई ज्यादा नहीं खा जाए, है ना। इसलिए हमारे साधु संत कहते थे अर्ध अंजलि भोजन करो, है ना। अर्ध अंजलि का मतलब ये हुआ, अंजलि का मतलब ये हुआ, तो अंजलि में जितना आया उतना ही भोजन करना है। और जिस दिन आप व्रत करोगे उस दिन अर्ध अंजलि का ग्रहण करना है शरीर के लिए। तो ये सारे क्रम जो हैं समता की ओर, यानी समवाद की चर्चा करते हैं, और यही शरीर का सबसे बड़ा आधार है, सुख को देने वाला। इसके बाद में जो चर्चा आती है वो आती है कि ये धातु की चर्चा कर रहे थे हम, धातुएं हमारी सम होनी चाहिए। तो आज देखते हैं कि हमारे शरीर में हार्ट का जितना कुछ भी संबंध है, सारंगधर संहिता में बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि रस धातु का ही संबंध है हार्ट से। तो रस धातु आपकी ना तो कम बननी चाहिए ना ज्यादा बननी चाहिए, ना तो कम बननी चाहिए ना ज्यादा बननी चाहिए। तो वहां पर भी चर्चा हुई थी। तो सुश्रुत स्थान 15 चैप्टर 9वां श्लोक भी यही कह रहा है, रस क्षय हृत पीड़ा कंप शून्यता, यानी रस क्षय कम हो गया, रस का क्षरण होगा तो क्या होगा, हृदय पीड़ा। आज का जो हृदय है वो क्या कह रहा है कि हृदय की पीड़ाएं जितनी भी हो सकती हैं वो सब के सब रस धातु से ही होंगी। किसी की कंपन मतलब हार्ट की बीट बढ़ गई है, किसी की कम हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है, किसी का बीपी लो हो रहा है, किसी का। आयुर्वेद बहुत गहराई से चर्चा करता है। ऐसे नहीं कि चलो अर्जुन की छाल दे दो, हृदय की कोई भी बीमारी हुई हार्ट की, चलो अर्जुन की छाल पकड़ा दो ठीक हो जाएगा, नहीं। वो कहते हैं पहले रस धातु ठीक करो, अर्जुन की छाल से कुछ नहीं होने वाला है। धातुओं को सम करो, उसकी चर्चा करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अर्जुन की छाल पी लो। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत सारी चर्चा, अच्छा ये हो गया, ये खा लो, वो पी लो, ये कर लो, ये तो सब बेकार हो गया फिर। इतना बड़ा विज्ञान, है ना। तो आजकल जो चर्चाएं चल रही है, इसलिए सोशल मीडिया से बचना चाहिए। उसको देखना खोलना ही बंद कर दो, टाइम वेस्ट है। तो जीवन की बर्बादी के साथ साथ दिमाग की समस्याएं और शरीर की समस्याएं दोनों आमंत्रित करनी है, और पैसे की बर्बादी करनी है तो कर सकते हैं। पैसे की बर्बादी यूं कि उसमें कुछ बता देंगे, बाजार से जाके हम खरीद के लाएंगे, और फिर वो जहर का काम हमारे शरीर में करने लग जाएगा। तो पहले समझना है कि समस्या कहाँ है। तो रस धातु का क्षय हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट के अंदर शून्यता आएगी, ये कंप शून्यता जिसको बोला है, यानी बीपी लो होने की शिकायतें होना। और क्या क्या हो सकता है, कंप शून्यता, हाथ पैरों में कंपन, आजकल वो पार्किंसन जैसे रोग बोलते हैं उसमें भी देखने को मिल सकता है। और भी कई रोग हो सकते हैं इस टाइप के, जिसमें यहाँ पर हालांकि चर्चा हार्ट के बारे में की गई है। तो हृत पीड़ा कंप शून्यता, हृत पीड़ा यानी हृदय की जो पल्स घटती बढ़ती है ना, जिसको 100+ मानते हैं तो कहते हैं खराब है। तो हमारा 72 से 75 के बीच में रहना चाहिए पल्स। एबी नोट्स और ऐसे नोट्स, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों नोट्स के बराबर चलता रहे। नहीं तो कई डॉक्टर पेस मेकर लगाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, राइट। तो ये जो क्रम है ये कम होगा तो दिक्कतें ये आएगी। और क्या कहा गया है, रसोअसी वृद्धि, यदि रस धातु की अति वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए,
तो क्या होगा, हृदय उत्क्लेदम, हार्ट के ऊपर ऐसा लगेगा उत्क्लेदम, कोई कपड़ा सा भारी किसी ने रख दिया है, हार्ट पर भारीपन लगेगा, अपन लेटे हुए हैं, ऐसा लगेगा कोई छाती पे आके बैठ गया है ना। कभी कभी फीलिंग होती है कई लोगों को, ये क्या है। कुछ लोग उसको भूत पुलिस से जोड़ने लग जाते हैं। अरे वो कोई बाबा जी ने बता दिया, बोले वो रात को भूत आया था, पेट पे बैठ गया था, हमारे छाती पे चढ़ के बैठ गया था। अब ये रात में ही होता है, इसलिए सब भूत पुलिस से जोड़ दिया उसको। अब रात में इसलिए होता है क्योंकि हमारा खाना पचता नहीं है, और हम जबरदस्ती खा लेते हैं कुछ भी, फिर पचेगा नहीं तो भारी लगेगा। तो रात में ही हुआ, दिन में तो होगा नहीं, दिन में तो सूर्य की अग्नि रहती है, वो पचा लेती है, हम भी मूवमेंट में रहते हैं। हम तो खा पी के जब सोते हैं तब ये सारी चीजें दिखती हैं तो आम आदमी की दृष्टि में भूत पलित वाली कहानी आ जाती है कि हाथ रात को छाती पे कोई आके बैठ जाता है। तो ये सारे जो क्रम है सब समान बात के। तो इस तरह से उत्क्लेदम की चर्चा की, ये भी महर्षि सुश्रुत ने सूत्र स्थान 15 का 14वां श्लोक है, इसमें चर्चा है। इसके बाद में मल, मल हमारे 3 है, मैंने अभी चर्चा की थी। श्वेत, पसीना, मूत्र की, पुरुष की भी चर्चा की थी, और शुक्र, शुक्र की भी चर्चा करना रह गया था। तो शुक्र यानी जिसमें आर्तव और पुरुषों का शुक्राणु वगैरह जो आता है, ये सारा आ जाता है। तो आर्तव कम बनना महिलाओं का, महिलाओं की शिकायत आती है कई बार, अरे डॉक्टर साहब पहले दिन तो बहुत ही दर्द होता है, दूसरे दिन थोड़ा सा कम होता है, फिर तीसरे दिन कुछ होता है, कभी होता ही नहीं है। ये जो अनियमितता जो आ रही है, ये सब इसकी वजह से है। सम समानवाद की वजह से, ये समान वायु जो बिगड़ गई, जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो आर्तव का कम ज्यादा होना, समय से आगे पीछे होना, उसकी गति में परिवर्तन होना, आ रहा है तो जरूरत से ज्यादा हो रहा है ब्लीडिंग, उसके लिए कोई गोली खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये सारे जो क्रम है बिगड़ रहे हैं, वो सब के सब समानवाद के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे ही पुरुषों की जननेंद्रिय में शुक्राणुओं का कम बनना, ज्यादा बनना, ज्यादा बन रहा है तो किसी को नाइट फेल हो रहा है, किसी को और सारी बीमारियां हो रही हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, सोते सोते ही कपड़े खराब हो जाते हैं। अब डॉक्टर्स उसको मानते नहीं, डॉक्टर कहते हैं भाई 15-15 दिन में तो एक बार होना चाहिए क्षरण। क्यों होना चाहिए, ये बीमारी है ना। तो हर एक का नहीं होता है ऐसा, लेकिन अब आयुर्वेद की दृष्टिकोण में ये सब नहीं है, लेकिन बस बोल देते हैं। आधुनिक विज्ञान में तो कहा जाता होता रहता है। तो ये समान वायु के डिस्टर्बेंस के कारण है ये सब। तो इसकी चर्चा हमारे यहाँ पर बहुतायत मिलती है। और ऐसे मल, कईयों का मल बन रहा है, कोई किसी को खाना खाते ही जाना पड़ता है, क्योंकि मल रुक ही नहीं पा रहा, उसका रुक ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं रुक पाएगा, क्योंकि समान वायु गड़बड़ है। समान वायु का आधिपत्य का है नाभि पर, नाभि का डिगना, इधर उधर हो जाना। अब नाभि ऊपर की तरफ डिग गई, सरक गई, क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नाभि नीचे की तरफ चली गई, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, रुकने वाले नहीं है, कितने ही लगा लो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, कुछ नहीं होता। तो ये हमने देखा है, ऐसे कई एग्जांपल मेरे पास केसेस हैं जिनके मैं हॉस्पिटल जाकर के उसको ठीक किया और बच्चा मजे से खेलने लग गया। 6 दिन तक बच्चा भर्ती रहा अस्पताल में, 12 साल का बच्चा। और उसको इधर से छेद दिया, उधर से छेद दिया, बिल्कुल निश्चेत पड़ा है बच्चा, बोल तक नहीं रहा ढंग से। नाभि सेट करते ही उसको बस थोड़ा सा मौसमी का रस में थोड़ा मीठा ग्लूकोज डाल के पिलाया, वो तो शाम तक तो क्रिकेट खेलने लग गया। तो यही सारी चीजें हैं। अब नाभि का बार बार डिगना भी समान वायु से। इसके बाद में मूत्र का कम ज्यादा होना, किसी को आ ही नहीं रहा है, किसी को, कई लोग कह रहे हैं गड़बड़ है साहब, आता नहीं आता नहीं आता नहीं, हम जाके बैठते हैं आता नहीं, होता नहीं। कई लोग बार बार कहते हैं कि आ ही रहा है, आ ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा था। मल का, मल बनता ही नहीं कईयों का। मल नहीं बनेगा तो क्या होगा, फैट बनेगा, और फैट में इकट्ठा हो जाएगा।
मोटापा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है पेट में। तो ये मल बनना चाहिए और मल का निस्तारण होना चाहिए। तो मल बनाने के लिए जो क्रम लगता है वो समान वायु का है, बनाने का क्षेत्र वहां का है। बाकी तो अपान वायु उसको निस्तारण करता है, लेकिन बने तो सही, या बन रहा है तो पूरा ऐसे ही बन रहा है, बिल्कुल बाहर निकल रहा है। ये ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खाना खाते ही जाना पड़ता है, कुछ भी खाते ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब समान वायु खराब। तो श्वेत का मैंने पसीने का बता चुका आपको। ऐसे ही नाभि का डिगना, नाभि का 8 जगह तक अपना अपना स्थान है इसका। तो अपनी अपनी जगह पर इसका अलग अलग प्रभाव है। कभी नाभि की जब हम व्याख्या करेंगे तो नाभि के बारे में आपको अलग से बताएंगे। तो शुक्र का मैंने आपको बता दिया, कम ज्यादा होना समान वायु से जुड़ा हुआ है मामला। तो इस तरह से जो समस्याएं आज हमारे जीवन में दैनिक दिन में हमें जो दिखाई देती हैं, जिसमें कोई भी इम्बैलेंस दिख रहा है, वो सब समान वायु से है। सम रखना हर चीज का, इतने सारे श्लोक, इतने सारे विद्वानों ने लिखे हैं, इतने सारी षष्ठी की बहुत सारी चीजों में ढूंढ डांट के उन्होंने विवेचनाएं की हैं। तो ये सब की सब नाभि सरक गई है, तभी ये मैंने आपको बता ही दिया। शरीर में जितना भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो सब समान वायु से होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जिसको आ, इस तरह से देख सकते हैं कि हमने खाना खाया, खाना क्या कर रहा है, खाना जब अंदर जा रहा है आंत में, तो शरीर में जितना भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ये मूवमेंट का कंट्रोल किसके पास है? मेडुला ऑब्लांगेटा के पास। मेडुला ऑब्लांगेटा है यहाँ, और कुछ हमारे शास्त्री बोलेंगे समान वायु का क्षेत्र वहां है। तो फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, अरे भाई कंट्रोल तो इससे जुड़ा हुआ है ना। तो जो क्षेत्र उसका जुड़ाव रखता है, वो उसकी भी समस्याएं वो सब उसी से ही निर्भर करेंगी, ऐसा मान के चले। राइट। तो समान वायु को ठीक करना ये जरूर है। तो सरकने का गुण जितना भी है, मल का सरकना, आंतों में कोई भी चीज एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाना, बंधना और उसको सरकाने का गुण, बड़ी आंत में सरकाने का गुण, ये सरकने का यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का गुण, ये सब के सब वात रखता है समान वायु। तो ये समान वायु बिगड़ा और मल ठीक से बनेगा नहीं। कुछ भी खाया, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है आज तो। दिन में खाया था खाना, अच्छा कल शाम को कुछ खा लिया था, और अब आज खाने की इच्छा नहीं है, पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया। ये सब क्या है? ये सब समान वायु की गड़बड़ है। तो इतना बड़ा समान वायु का क्षेत्र है, इसके जो गुण हैं, सरकने का गुण, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये सब के सब जिसको अपन जितना कहें इसके बारे में उतना ही कम है। और शरीर के अंदर ऐसे ही जितने भी क्रम देखने को मिलेंगे, जिनका ऊपर नीचे सरकना करना, ये सारे के सारे गुण सब के सब इसी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो समान वायु के बारे में चर्चा की, आप लोगों को कुछ लगा होगा कि हाँ, ये वास्तव में समान वायु भी कोई चीज होती है। यानी मोक्ष तक की यात्रा ये कर देता है। आप देखिए जब सारी ये चीजें ठीक होंगी, है ना, तो आज हमने देखा जैसे भगवान महावीर की बात भी हुई, षष्ठी के हम चर्चा कर रहे थे, तो अष्टांग मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने दिखाया, ये भी समान वायु पर आधारित है। तो ये सारी षष्ठी के अंदर मोक्ष तक की यात्रा सब के सब समान वायु से चल रही है। राइट। तो यहाँ पर अपन समापन की चर्चा करते हैं, और फिर अब तक का कोई आपका कोई सवाल या कोई विवेचन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न लगता है कि पूछना है तो आपको पूछ सकते हैं। और अब इसका खराबी तो हो गई है, लक्षण हमने देख लिए है ना,
इसके कार्य देख लिए। अब इसका समाधान और उपाय की चर्चा हम कल देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट टाइम पे। कारण यह है कि थोड़ा और इसमें मेच्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि ये मोक्ष तक की यात्रा की कहानी है। तो ये कैसे खराब होती है, कैसे ठीक होता है ना? तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। खराब होने के कारणों पर, कारणों की तो मैंने बता ही दिया। समय पर ना तो सुबह उठते हैं, समय पर कोई काम नहीं कर रहे, भूख लग रही है तो खाना नहीं खा रहे, अच्छा ठीक है अभी खा लेंगे बाद में। अभी कोई आ गया है, अभी हमें कहीं जाना था, तो हमारे 13 प्रकार के वेग हैं, वेगों को दबाना, उनके कारण, दबने के कारण वेगों के, वो जो समान वायु खराब होती है उसके कारण जो भी रोग होते हैं, आगे हम इसका भी चर्चा करेंगे। आज मैंने सिलेबस जिसको बोल रहे हैं आप लोग, मैंने उसकी भी आचार्य जी को भेज दी थी। वो 12 चैप्टर की एक सारणी है, उसमें आयुष्कामी अध्याय, दिनचर्या अध्याय, द्विदेशीय अध्याय, ये सारे अध्यायों की हम वन बाय वन आयुर्वेद में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बेसिक पहले जरूरी था। अब आगे दिनचर्या और उनकी हम बाद में, ऋतुचर्या की चर्चा है अध्यायों में बाद में चलते हैं, लेकिन एक बार बेसिक चीजें तो कंप्लीट हो जाए, जिनको हम गहनता से जानना है, समझना है, इस पर चर्चा होनी शेष है। तो आगे भी हम दो बातों की चर्चा करेंगे, और कल नेक्स्ट यानी शनिवार को हम इसकी 7 बजे मिल करके इसके उपायों के बारे में, कि क्या, कैसे इसको सुधारा कैसे जाए, उस पर चर्चा करेंगे। आपका कोई सवाल? स्वागत। सर ये मेडुला ऑब्लांगेटा से वो है कंट्रोल्ड या नाभि से कंट्रोल्ड है? मुझे थोड़ा देखिए, कंफ्यूजन हो रहा है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है हमारे शरीर का एक भाग, जो अंग्रेजी के विद्या के जानने वाले लोग मानते हैं कि इसका यहाँ पर रहता है स्थान, और ये यहाँ, ये जितने भी अंग्रेजी की विद्या में मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इसका जहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट जहां कहीं भी होता है, वो सब इसके द्वारा होता है संचालित, चाहे वो कहीं भी हो। जैसे खाना, खाने का हमने खाया, खाया खाया ना, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और था, तो मेडुला ऑब्लांगेटा के पास खबर नहीं गई कि हम खाना खा रहे हैं। तो हमारा जो खाना निगलने का क्रम होता था, तो हमारी जो सांस वाली जो नली थी उसको बंद करना था, तो मेडुला ऑब्लांगेटा आदेश करता है, और वो वहां से सरक करके भोजन के फूड पे से सरक के सांस की फूड पर बैठ जाता है, और भोजन का फूड जो है खुल जाता है रास्ता, तो भोजन हम निगल लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में इसलिए कहते हैं, अपने को व्यस्त मत करिए, खाना खाते समय केवल खाने पे दिमाग लगाओ, बात नहीं करो। अच्छे बच्चे बात नहीं करते, ये बोलते थे ना बड़े बूढ़े, इसलिए बोलते थे। क्योंकि वहां पर सूचना जाएगी नहीं, सूचना नहीं जाएगी तो खाना सांस की नली में चला जाएगा, सांस की नली में जाएगा तो खांसी आएगी, है ना? ये उसका कंट्रोल है, मतलब उसका, उसको सूचना मिलेगी तब ना वो रास्ता देगा वहां। और कोई सवाल? नहीं तो फिर अपन समापन करें। प्रणाम। चलिए, सभी को प्रणाम, नमस्कार। करते हैं आज का समापन। सर नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।